हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। बच्चों, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी किया था। उसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझने के लिए कुछ बातें हमें यहां पर समझनी है। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मुलेटेड कैसे होती है, ये पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोगेट करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम करता है और वेव किस डायरेक्शन में चलती है। तो हम थोड़ा सा डेमो आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो देखते जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो काम करता है वो बाई एक्सिस में काम करता है, ये बाई एक्सिस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जो काम करता है वो जेड एक्सिस में काम किया, तो ये वाई ये जेड, और वेव किस डायरेक्शन में चल रही है वो एक्स। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लियो, मैग्नेटिक फील्ड लियो और एक्स एक्सिस में आपकी वेव का प्रोपोगेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और उसके परपेंडिकुलर हमारी एक्स एक्सिस होती है जिसमें हमारी वेव का प्रोपोगेशन होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए कुछ बातें यहां पर समझनी है। देखना भाई, हमें यह पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ में बदलती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है, एक्सेलरेट करता है, तो यहां पर जैसे ही वो एक्सेलरेट करता है तो वहां पर क्या होता है, ईएम वेव बनती है। तो इसको फिनोमेना को समझने के लिए ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिएगा कोई चार्ज Q है। अब ये Q B वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन B वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, वेरीज कर रही है, चेंज। कोई चार्ज पार्टिकल अगर B वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी हर बार बदल रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। तो जहां पर जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। जब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही हो, कहने का मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल B वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेट का मतलब है इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो, नॉन जीरो बोल दो, या फिर आपको ऐसे हम बता दें कि इसकी वेलोसिटी टाइम की चेंज हो रही हो। तो चेंज होने का मतलब जब वेलोसिटी बदल रही हो। जब वेलोसिटी बदलती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो ऐसी कंडीशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल B वेलोसिटी से मोशन करे लेकिन B वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मेन बात याद रखना, B वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी बनती है जब कोई चार्ज पार्टिकल B वेलोसिटी से एक्सेलरेट करे। एक्सेलरेट का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी बदल रही हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तभी ईएम वेव बनती है। तो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होती है कब? बाई एक्सेलरेटिंग चार्ज। साफ साफ लिखा है बच्चों, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब चार्ज में एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ईएम वेव नहीं बनेगी। अगर वेलोसिटी सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ईएम वेव नहीं बनेगी। ईएम वेव तभी बनती है जब वेलोसिटी बदलनी चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए चार्ज। तो एंड प्रोपोगेट, प्रोपोगेट का मतलब होता है मोशन करना, चलना, थ्रू द स्पेस, स्पेस में, इन कपल्ड
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों फील्ड प्रेजेंट हो। ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग का मतलब होता है ऑसिलेशन होना कंपलसरी है। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन होना कंपलसरी है, तब आपकी ईएम वेव बनती है। तो बच्चों ईएम वेव के फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि चार्ज में एक्सीलरेशन होना कंपलसरी है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। मान लीजिएगा कोई वेव एक्स एक्सिस में चल रही है, एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है। तो सभी बच्चे 11th के वेव वाले चैप्टर पे एंट्री करेंगे। 11th का वेव का चैप्टर क्या कहता है बच्चों? ये जो इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड की बनाएंगे, उससे बनाने से पहले हमें इस फिगर को समझना है। फिगर हमारा क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस में काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में काम कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब ये है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस में काम कर रहा है तो एक टाइम के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ बाई एक्सिस में ऑसिलेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये पहले पॉजिटिव बाई में है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव बाई में आएगा, फिर पॉजिटिव बाई में आएगा। इसका मतलब ये साइन वेव हो गई। और साइन वेव में यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऊपर मतलब बाई एक्सिस में, फिर नेगेटिव ऑफ बाई एक्सिस में। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पहले पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस में, उसके बाद में नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस में, उसके जस्ट बाद मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में ऑसिलेट करता है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का। इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, और वेव चलेगी एक्स एक्सिस में। तो एक्स बाई जेड मतलब 3D वेव हो गई। तो आप समझेंगे। अब बच्चों 11th क्लास के टॉपिक पे एंट्री करते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस में काम कर रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस में काम करता है तो याद रखना यहां पर बाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप काम करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में काम करता है तो यूनिट वेक्टर के कैप काम करता है। तो अगर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाई, तो यहां पर ई वेक्टर इक्वल टू ई बाई जे कैप। ई बाई का मतलब, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस में, इसलिए मैंने ई बाई लिखा। जे कैप का मतलब क्या है कि बच्चों जे कैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है बाई एक्सिस में। तो यहां पर ये वेक्टर, वेक्टर में होता क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये होती है डायरेक्शन। तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और ये होती है डायरेक्शन। तो अब ई बाई को कैसे लिखें? ई बाई को लिखने का एक ही तरीका है, क्लास 11th में जो आपने प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी है उसी से रिलेटेड है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जब कोई वेव मोशन करती है, जैसे मैंने बोला एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है, तो यहां पर लिखा कैसे जाएगा? E इक्वल टू ई बाई की जगह पर ये पूरा पार्ट ई बाई की जगह पर हो गया। तो इसका मतलब ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के होता है, यहां पर हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और ई नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ओमेगा का नाम है एंगुलर स्पीड और टी का नाम है टाइम, और यहां पर जे कैप यूनिट वेक्टर है जो वर्क कर रहा है अलोंग बाई एक्सिस। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बताऊं बच्चों, तो ई बाई जे कैप ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और क्या हो गया? जे कैप। तो सभी बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन को हम इसी तरीके से राइट करेंगे। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, अब बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की।
अब मैग्नेटिक फील्ड सभी बच्चे जानते हैं किस एक्सिस में काम कर रहा है, जेड एक्सिस में, और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के कैप। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं लेनी, बशर्ते यहां पे आप एक बार देखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा था ई वाई जे कैप, यहां पर हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू बी जेड के कैप। बी जेड क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है। के कैप क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम वेक्टर को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन वेक्टर बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यही इंडिकेशन है कि ये वेक्टर है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी ना होती तो हम डायरेक्शन बनाने की जरूरत हमें नहीं थी। तो हम क्या लिखा मैंने, बी जेड के कैप। बी जेड को भी बेसिस सेम टू सेम, बिकॉज दैट इज द सेम फेज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द सेम फेज, एक ही फेज में होते हैं ये। मतलब फेज का मतलब क्या होता है, अगर ये ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ये भी ऑरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, दैट इज इन सेम फेज। ओके, अब देखो भाई, V इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो मैंने इसको लिखा B वेक्टर। अगर मैं B की बात करूं तो B वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी बनाया था, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी बनाया। तो B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। B नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। K क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। इसको मैं बाद में बता दूंगा, इसके और भी फॉर्म्स हैं। K जो है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू याद रखना बच्चों, सभी बच्चे, 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, और लैम्डा वेव लेंथ होती है। T होता है टाइम, K होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में काम कर रहा हो तो यूनिट वेक्टर को नहीं भूलना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस में काम कर रहा हो तो यूनिट वेक्टर को भी नहीं भूलना है। मतलब याद रखना, यूनिट वेक्टर लगाना कंपलसरी है बच्चों। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड देन वी रिजॉल्व द पर्टिकुलर कंडीशंस। थैंक यू।